जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसबीआई क्लर्क यानी कि जूनियर एसोसिएट की वैकेंसीज निकल चुकी हैं। 17 नवंबर 2023 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जो फॉर्म्स को फिलअप करने की लास्ट डेट है वो 7 दिसंबर 2023 है। आज उन सवालों को देखेंगे कि वो जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो क्या हैं, जो लोगों के डाउट्स हैं वो क्या हैं और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि डिसेबल एक्सर्विसमैन, काफ़ी लोगों ने पूछा है कि डिसेबल एक्सर्विसमैन की डेफिनेशन क्या है और यहाँ पर एसबीआई के नोटिफिकेशन में भी काफ़ी चेंज देखने को मिला है। क्योंकि एसबीआई जब पहले नोटिफिकेशन जो निकलते थे उनमें डिसेबल एक्सर्विसमैन के लिए लिखा जाता था कि एक्सर्विसमैन who while serving in the armed forces of the union were disabled during war or in peace, यानी कि चाहे वो वार में चाहे वो पीस में अगर वो डिसेबल हुए हैं और उनकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है तो उनको एज ए डिसेबल एक्सर्विसमैन ट्रीट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में उस लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दिया गया है और इसमें लिखा गया है कि एक्सर्विसमैन हु वाइल सर्विंग इन द आर्मड फोर्सेज ऑफ द यूनियन वर डिसेबल इन ऑपरेशन अगेंस्ट द एनिमी और इन डिस्टर्ब एरिया, यानी कि या तो आप ऑपरेशन के दौरान दुश्मन से ऑपरेशन के दौरान आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए या फिर डिस्टर्ब एरिया के अंदर आपकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आपको डिसेबल एक्सर्विसमैन काउंट किया जाएगा। प्लस बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि डिस्टर्ब एरिया से क्या मतलब है। तो डिस्टर्ब एरिया की एक्चुअल में कोई बड़ी डेफिनेशन यहाँ पर नहीं दी गई है, बट ये डिस्टर्ब एरिया आप मान के चलिए जो कि फील्ड एरिया है जो कि सेना में होते हैं उनको डिस्टर्ब एरिया काउंट किया जा सकता है। जहाँ तक बात है सेमी फील्ड एरिया की तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, बट मोस्ट प्रोबेबली उनको भी काउंट किया जाना चाहिए डिस्टर्ब एरिया के अंदर। फील्ड एरिया के अंदर जो लोग भी डिसेबल हुए हैं वो इस बार अप्लाई कर पाएंगे और जो पीस एरिया वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और एसबीआई अपने नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें डालता है उनको बहुत ही सीरियसली लेता है, क्योंकि कल को अगर आप मेहनत करके सेलेक्ट हुए और आप का सिलेक्शन होने के बाद आपको अगर उस नोटिफिकेशन के बेस पे बाहर किया जाएगा तो वो सही नहीं होगा। तो इस वजह से जो लोग डिसेबल्ड हुए हैं फील्ड एरिया में केवल वही अप्लाई करें। दोस्तों, इसके बाद जैसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि डिसेबिलिटी के कौन कौन से प्रकार हैं जिनके बेस के ऊपर हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें हर टाइप की डिसेबिलिटी आपकी दे रखी है। अगर आपका जो हियरिंग का है, आपका जो आई साइट का है, इसके बाद आपके अगर कोई अंग नहीं, आपके अंग कोई नहीं है उसका अलग है। इस प्रकार से उसमें बहुत सारी डिसेबिलिटी दी गई हैं। अगर उनके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा, इसलिए मैंने नोटिफिकेशन आपने लगा दिया। आपके जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी डिसेबिलिटी है आप उसको उसमें चेक कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अभी बात करते हैं कट ऑफ की। बहुत सारे लोगों ने इसमें भी सवाल किया है कि डिसेबल एक्सर्विसमैन की कट ऑफ और जो नॉर्मल एक्सर्विसमैन की कट ऑफ है उसमें क्या अंतर रहता है। बात करें अलग अलग स्टेट्स के कट ऑफ की तो पहले एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा अंतर रहता था, लेकिन आज के टाइम में इतना ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। लगभग स्टेटों की जो कट ऑफ होती है वो लगभग सेम ही रहती है एक्सर्विसमैन के लिए। बात करें डिसेबल एक्सर्विसमैन की कट ऑफ की तो नॉर्मली जो एक्सर्विसमैन की कट ऑफ रहती है उससे थोड़ी कम ही रहती है डिसेबल एक्सर्विसमैन की कट ऑफ। मोस्ट ऑफ द केसेस में थोड़ी कम ही रहेगी, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत ही एक्सेप्शनल केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर डिसेबल एक्सर्विसमैन की कट ऑफ है एक्सर्विसमैन जो नॉर्मल एक्सर्विसमैन है उससे ज़्यादा होती है, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस होते हैं। नॉर्मली आप पाएंगे कि 2, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर जो डिसेबल एक्सर्विसमैन की कट ऑफ है वो कम ही रहेगी जो नॉर्मल एक्सर्विसमैन से। दोस्तों, बात करें प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग की तो बहुत सारे लोगों के डाउट है कि प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग में क्या होता है, किस प्रकार से वहाँ पर चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, मुश्किल से 1 वीक की आपकी ट्रेनिंग होगी। और इस अगर आप सोचो कि इस ट्रेनिंग के बेस पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो वो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उस ट्रेनिंग के बेस पे आपका पूरा सिलेक्शन नहीं होता। उसमें सिर्फ आपको एक गाइडेंस मिलता है, एक एग्ज़ाम को फेस करने की टैक्टिस मिलती है किस प्रकार से, क्योंकि जो रिसेंटली जो सेलेक्टेड पीओज होते हैं एसबीआई के अंदर वो आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए और वो क्योंकि वो नए बच्चे होते हैं तो उनको एक्सपीरियंस होता है कि किस प्रकार से एग्ज़ाम देना है। तो आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं एग्ज़ाम के बारे में, आपके सेक्शन के बारे में डाउट क्लियर किए जाते हैं। अगर आप पूछोगे कि मैथ्स को कैसे हैंडल करना है या रीजनिंग को या इंग्लिश को कैसे हैंडल करना है तो वो अपनी खुद की सोच, अपनी खुद की जो टैक्टिस है वो आपको बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पीओ का एग्ज़ाम है उसका लेवल और ज़्यादा टफ होता है क्लर्क के एग्ज़ाम से, तो वो जो आपको जो बताते हैं उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो इस कारण मैंने कहा था कि आपको जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो भी प्रिपरेशन है उसमें कुछ एक ऐड ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि 5 दिन की ट्रेनिंग में ही मैं कुछ ना करूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाए तो वैसा उसमें कुछ नहीं होने वाला। आपको सिर्फ एक नॉर्मल गाइडेंस मिलेगी जो कि आपकी तैयारी
को और ज़्यादा बेहतर करेगी आगे एग्ज़ाम देने के लिए। इसलिए मैंने कहा था कि जो भी एक्स सर्विसमैन है अगर वो ले सकते हैं तो ले लीजिए प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। उसके लिए एक ऑप्शन आता है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लगभग पूरे इंडिया में ही होती है, और उस सिटी के अंदर आप अपना प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग ले सकते हैं। दोस्तों काफ़ी लोग पूछते हैं कि जो पैरामिलिट्री के जवान हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो पैरामिलिट्री के जो हमारे जवान हैं उनके लिए बहुत कम वैकेंसीज़ हैं। केवल जो टेरिटोरियल आर्मी है उसको काउंट किया जाता है एक्स सर्विसमैन कोटे के लिए, और जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं उसके लिए नॉर्मली बहुत सारी वैकेंसीज़ के अंदर वैकेंसी नहीं आती हैं। कुछ एक जो पोस्ट है उनके लिए वैकेंसी आती है, तो उनके लिए मैं जब भी कोई वैकेंसी आती है वीडियो के माध्यम से बनाता हूं। लेकिन मैक्सिमम जो वैकेंसी है जिसमें कि एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी होती है उनमें पैरामिलिट्री के जो जवान हैं उनको काउंट नहीं किया जाता है। दोस्तों अभी जैसे कई लोगों ने पूछा कि जो उनको एनओसी है, जो सर्विंग लोग हैं, कि उनको एनओसी इस टाइम तक मिलेगी। जैसे इनका सवाल है कि जब मेरे को एनओसी है वो जनवरी तक मिलेगी और मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी अभी निकली है इनका जो प्री एग्ज़ाम होगा वो जनवरी में होगा, इसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम होगा फरवरी या मार्च में होगा, और उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, नॉर्मली आप मानिए कि 2 महीने लग जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, यानी कि आपको अप्रैल मई तक आपका डॉक्यूमेंटेशन इसमें हो जाएगा। तो जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम के ऊपर आपको एनओसी प्रोड्यूस करना होगा अपने स्टाफ को। उस टाइम तक अगर आपके पास एनओसी आती है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है, लगभग पूरा प्रोसेस 6 से 8 महीने में कंप्लीट हो जाता है। तो आप उसी हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी लोगों ने सैलरी के बारे में पूछा है, तो सैलरी के बारे में ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूं। गार्ड की पे स्लिप अलग और क्लर्क की पे स्लिप अलग, उन सब के बारे में बता चुका हूं। कि जैसे किसी ने पूछा कि गार्ड की पेमेंट ज़्यादा होती है क्लर्क की, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लर्क की पेमेंट ज़्यादा होगी। अगर एक्स सर्विसमैन क्लर्क है तो ज़्यादा होगी। नॉर्मल जो सिविल कैंडिडेट आते हैं अगर स्टार्टिंग में उनकी पे को कंपेयर किया जाए गार्ड से तो डेफिनेटली गार्ड की पेमेंट ज़्यादा होती है, बट धीरे धीरे 1-2 साल बाद उनकी इंक्रीमेंट लग के उनकी सैलरी आगे निकल जाती है। और बात करें एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की, तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की सैलरी ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया होती है। उसके अगर डिपेंड करता है कि आपकी जो लास्ट बेसिक पे है वो क्या है, उसी के बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन, आपका जो है फिटमेंट किया जाता है आपकी बैंक की सैलरी में। कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया सैलरी होती है। सैलरी के बारे में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट, जो मैंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद अगर जॉब्स को कंपेयर करें तो एसबीआई क्लर्क को आप वन ऑफ द बेस्ट जॉब की गिनती में काउंट कर सकते हैं सैलरी वाइज। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये आपके कुछ एक डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर और भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहे मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और नई नई वैकेंसीज़ के लिए। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।